ईसीसी की रिकमेंडेशन ज़रूर है, लेकिन वफाकी काबीना ने इस तरह का कोई फ़ैसला जो है नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन है और पोजीशन ये है कि जब तक कश्मीर के ऊपर जो हिंदुस्तान का कब्ज़ा है और जो पोजीशन चेंज करने की कोशिशें हैं वो वापस नहीं होती, इस तरह के जो फ़ैसले हैं वो उस छलनी से गुजारे जाएंगे जो कि इस ज़मन में पाकिस्तान की हुकूमत ने मुतय्यन की है। लिहाजा ये कहना कि ईसीसी के फ़ैसले को कोई हुकूमती फ़ैसला समझा जाए, ये दुरुस्त नहीं है। और इस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म की तजारत का फ़ैसला जो है उसकी मंजूरी नहीं दी है, नंबर 1। और जो नरेंद्र मोदी साहब ने ख़त लिखा वज़ीर आज़म साहब को और उसमें उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी सारी जो ख़ित्ता है उसके लिए एक अच्छी बात है। हमारी मईशत जो है उससे तरक्की करती है, लेकिन ये तरक्की कश्मीर की कीमत पर नहीं हो सकती। इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब ख़त लिखा, जो वापस जवाब दिया नरेंद्र मोदी साहब को, उसमें उन्होंने जब अमन की बात की तो साथ ही इस अमर पर भी ज़ोर दिया कि आप कश्मीर के मसले के हल की तरफ बढ़ें। जो हुकूमत पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की एक स्टेटेड पोजीशन है वो ये है कि जनूबी एशिया में अमन की जो कुंजी है वो कश्मीर के मसले के हल में है, और अगर आप अमन चाहते हैं आपको कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा। और इस ज़मन में जो पहला इक़दाम है वो ये होगा कि आपको 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस जाना होगा। अगर आप वापस जाते हैं उस पोजीशन के ऊपर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताउन की नई राहें खुल सकती हैं और यकीनी तौर के ऊपर ये इस खित्ते के लिए गेम चेंजर रिलेशन साबित हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप भारत के अंदर मुसलमानों को एक दूसरे दर्जे का शहरी समझें, मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, कश्मीर के लोगों को उनके हकूक़ ना दें, और हम ये समझें कि इस सब के बावजूद हम और हिंदुस्तान हंसी खुशी रह सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा सबसे अहम बात यह है, आज काबीना ने जो यही पोजीशन है हुकूमत पाकिस्तान की और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बिलखसूस इस पोजीशन को रीअट्रेट किया है, इसके ऊपर दोबारा ज़ोर दिया है और इसी पोजीशन को ले करके हम आगे बढ़ेंगे। और अब भी हम हिंदुस्तान के साथ ताउन करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, मईशत में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से पहली शर्त यही होगी कि वो कश्मीर के ऊपर 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस जाए। दूसरा अहम फ़ैसला जो आज काबीना ने किया, कोविड के ऊपर आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो हर लम्हा तब्दील हो रही है। बदकिस्मती से यहाँ पर कोविड केसेस में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है और जो तीसरी लहर है हम उसका सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने कोविड का मुकाबला, कोरोना का मुकाबला इस तरह से किया कि आलमी दुनिया ने उसकी मिसालें दी। जब शुरू में ये फरवरी में जब ये कोविड पाकिस्तान में आया, उस वक्त जब जो इक़दामात हमने एयरपोर्ट्स के ऊपर लिए, जो इक़दामात हमने अंदरूने पाकिस्तान लिए, उसकी कोई मिसाल बैरूनी दुनिया में नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमने कोरोना की पहली दोनों लहरों का बड़ी कामयाबी से मुकाबला किया। आज जो तीसरी लहर जारी है, इससे ज़ाहिर है कि बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लोग बहुत मुतासर हो रहे हैं। और इस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान की ये कोशिश है कि हम कोरोना की लहर का उसी मुनज़्ज़म अंदाज से मुकाबला करें जिस तरह हमने पहली 2 लहरों का मुकाबला किया था। और आज जो काबीना ने इस ज़मन में अहम फ़ैसला किया है वो 2 वैक्सीन इस वक्त, आप पहली बात तो आप ये जहन में रखिए, 98% जो पाकिस्तानी हैं उनको मुफ्त वैक्सीन अवेलेबल होगी और ये तमाम वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान अपने पैसों से मंगवा के या जो उसे अतिया मिलेगा उससे मंगवा के 98% पाकिस्तानियों को फ्री वैक्सीन लगेगी। 2% पाकिस्तानी जो क्यू में नहीं लगना चाहते, जो लाइन में नहीं लगना चाहते, उनके लिए हमने फ़ैसला किया था कि हम प्राइवेट वैक्सीन की भी इजाज़त दे दें। अब प्राइवेट वैक्सीन में 2 मसले हैं। एक मसला तो ये है कि जो इम्पोर्टर है वो वैक्सीन दुनिया में तलाश करके लाता है, क्योंकि ये ऐसे अवेलेबल नहीं है।
जब वो तलाश करके लाता है तो वो उसको अपनी मनमानी कीमत पे बेचना चाहता है। अब एक तरफ हम चाहते हैं कि वो 2% पाकिस्तानी या 3% पाकिस्तानी जो कि लाइन में नहीं लगना चाहते और लाइन जंप करके अपने पैसों से लगवाना चाहते हैं, हम उनको ये सहूलत देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हम प्राइम मिनिस्टर साहब का ये भी एक बिल्कुल कतई मौक़िफ़ है कि लोगों को लूटने की भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो उसके लिए एक बैलेंस्ड पोजीशन जो है वो एक क्रिएट करनी है। इस वक्त 2 वैक्सीन जो हैं वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई हैं। एक रूसी साख्ता वैक्सीन है जिसका नाम स्पुतनिक है, और एक चाइनी साख्ता वैक्सीन है जिसका नाम कैनसाइनो है। जो स्पुतनिक का जो रेट है उसके ऊपर एक तनाज़ा है जो कि इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त चल रहा है। जो ही सिंध हाई कोर्ट का हतमी फ़ैसला उसमें आएगा तो स्पुतनिक की जो प्राइस है वो उसके मुताबिक फ़िक्स होगी। फ़िलहाल कैनसाइनो की जो प्राइस है वो 4,225 रुपये फ़िक्स की गई है। ये जो कैनसाइनो चाइना का जो इस वक्त टीका है या जो जैब है ये एक लगता है। बाकी आपको मालूम है कि तमाम जो वैक्सीन्स हैं, फाइज़र है या मॉडर्ना है या बाकी जो सारी वैक्सीन्स हैं, ये सारी वैक्सीन 2-2 जैब्स लगती हैं। लेकिन ये जो चाइना का ये जो कैनसाइनो है इसकी एक डोज जो है वो काफ़ी है और इसकी कीमत 4,225 रुपये जो है वो रखी गई है। इसके साथ सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन एक और है जो कि एक लगती है। लेकिन बहरहाल इससे हमने एक वैक्सीन का मसला हल कर दिया है। दूसरी वैक्सीन का जो ही हाई कोर्ट से ये डिसीजन आता है हम उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे। इसके साथ एक और बहुत बड़ी जो कामयाबी हमें हासिल हुई है वो हेल्थ कार्ड्स है। देखिए, अब आज काबीना ने फ़ैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के तमाम शहरियों को भी जो सेहत कार्ड है उसकी सहूलत जो है वो मुयस्सर होगी और उसका दायरा कार जो है अब खैबर पख्तूनख्वा में तमाम शहरियों को ये सहूलत हासिल है। अब इस्लामाबाद में और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोगों को भी ये सेहत कार्ड की सहूलत जो है वो मुयस्सर होगी। और आपको मालूम है कि सेहत वज़ीर-ए-आज़म साहब के दिल के बहुत करीब सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब को बहुत उनका जो दिल है वो इसके लिए धड़कता है, दुखता है। तो उन्होंने ख़ुद भी शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया और उनकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को हम मुफ्त इलाज की तरफ जो है वो लेके जाएँ। 43 कंपनियों की नई कीमत जो है 43 जो दवाइयाँ हैं उनकी नई कीमत का भी तयन किया गया है। किसी दवाई की कीमत में इजाफ़ा जो है वो नहीं किया गया। नई कीमतों का तयन हुआ है लेकिन नई जो इजाफ़ा है वो नहीं किया गया। इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी में बेहतरी लाने और डिलीवरी को मज़ीद मौसर बनाने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पिछली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस और इत्तेफाक से उस दिन भी मैंने ही की थी। हमने आपको बताया था कि वफाकी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कवानीन में तब्दीली लाई गई है और उस तब्दीली के बाद जो इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेट हैं उनको निकालने का जो तरीक़ाकार है उसको सहल बना दिया गया है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज काबीना को ये हदायत की है कि अपने जो महकमे हैं उनके अंदर झांकें और जो अफसरान सहल पसंद हैं और काम नहीं कर पा रहे उनको हुकूमत से फ़ारिग करके घर भेजने की तैयारी करें और उसके लिए जो है वो जो रूल्स हैं वो पहले ही बना दिए गए हैं और उसके मुताबिक जो है वो अमल करना चाहिए। एक और अहम जो फ़ैसला है वो ब्रॉडशीट की जो रिपोर्ट है वो आज रिलीज़ की गई है। ब्रॉडशीट के ऊपर काफ़ी मीडिया में बातें जो हैं वो हो चुकी हैं, लिहाजा मैं बहुत तफसील से उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन कुछ जो नई चीज़ें जो आपकी दिलचस्पी के लिए होंगी, 5 लोगों के ख़िलाफ़ फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई जो है उसका हुक्म आज काबीना ने दिया है। इनमें अहमद बिलाल सूफ़ी साहब शामिल हैं, हसन साकिब शेख साहब शामिल हैं, ये इस वक्त FBI में हैं, ग़ुलाम रसूल साहब शामिल हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जॉइंट सेक्रेटरी थे, अब्दुल बासत साहब साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर UK में, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। शाहिद अली बेग जो कि डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स हाई कमीशन थे लंदन में, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तारिक फवाद मलिक, इन्होंने जो ब्रॉडशीट का सारा जो करवाया था कॉन्ट्रैक्ट, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जो ब्रॉडशीट कमीशन ने इन 5 हज़रात को मेन एक्यूज्ड डिक्लेयर किया है
अपनी इस रिपोर्ट में। इसके अलावा ब्रॉडशीट कमीशन ने एक बहुत ही अहम जो नुक्ता उठाया है वो ये है कि 2011 और 2017 के दरमियान जो नैब का जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी जो एहतसाब का जो अमल था, उसको उन्होंने कहा कि दैट वाज द डार्केस्ट एरा ऑफ नैब। ये सबसे ज़्यादा जो अंधेर नगरी मचाई गई नैब के किसी भी दौर में, वो 2011 से 2017 के दौर में थी। और आपको मालूम है कि इसमें उस वक़्त जो कमरुज़्ज़मान साहब थे वो चेयरमैन नैब थे, उसके अलावा प्रोसिक्यूटर जनरल्स और बाकी जो लोग थे, उनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से स्विस अकाउंट्स और उनकी जो दस्तावेज़ात हैं वो गायब हो गई और लोगों को पता भी नहीं चला। अब जो ब्रॉडशीट कमीशन है उसने ये रिकमेंडेशन की है और उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक कमरुज़्ज़मान और नैब के जो दूसरे उस वक़्त हाई पोजीशंस के ऊपर लोग थे उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी का तयन किया जाएगा। और इसके साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी याद करा दूँ कि जो आसफ जरदारी साहब और उनकी जो पीपल्स पार्टी की जो बाकी क़यादत थी उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे वो इसलिए आपको याद होगा कि बरी हुए थे जरदारी साहब, जिसमें कहा गया कि नैब के पास ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है स्विस अकाउंट्स का। ये एक बिल्कुल झूठ बात थी और हम के जस्टिस अजमत सईद साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो डिस्कवर किया और अब स्विस अकाउंट्स का ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो हुकूमत के पास मौजूद है और उस बुनियाद के ऊपर जरदारी साहब के ऊपर भी जो स्विस अकाउंट्स हैं वो दोबारा खोले जा सकते हैं और हमारी जो लीगल टीम है उसका जायज़ा जो है वो ले रही है। इसके साथ साथ ब्रॉडशीट कमीशन ने ये कहा है कि जो, और ये आपको जिस तरह से मालूम है कि एविडेंस को यानी शहादतों को ज़ाया करना या छुपाना ये क्रिमिनल ऑफेंस है, लिहाजा उस वक़्त के जो डायरेक्टर जनरल नैब हैं और प्रोसिक्यूटर जनरल और दीगर लोग उनके ख़िलाफ़ भी क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो उसमें उस काबिल अमल जो है उसको बनाया जा रहा है। इसके बाद शहजाद अकबर साहब ने जो आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उन्होंने चीनी माफिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और सट्टेबाज़ों के ख़िलाफ़ जारी एक्शन के हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग दी। इस जो ब्रीफिंग है इसका जो चूँकि तफसीलात पहले शहजाद अकबर दे चुके हैं तो बहुत तफसील मैं नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ इतना है कि तकरीबन 11 के करीब लोग जो हैं उन्होंने अरेस्ट किए हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है और पता ये चला है कि तमाम ही जो शुगर मिलों का, ये बड़े शुगर मिलों का, यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि 45% जो पाकिस्तान की शुगर प्रोडक्शन है वो 2 फैमिलीज़ के पास है, एक जरदारी साहब के पास और एक नवाज शरीफ साहब के पास। तो इनके समेत जो बाकी लोग हैं उन्होंने सट्टे के ज़रिए की चीनी की कीमत जो है वो बढ़ाई और उस तरह से एक वो क्रिमिनल ऑफेंस के मर्तकब हुए और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मर्तकब हुए। लिहाजा उधर भी जो जो लोग मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म जो है वो दिया गया है। इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम बहरान का जायज़ा जो है वो लिया। पेट्रोलियम के ऊपर आपको मालूम है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है कितने जो फ़ैसले किए थे और असद उमर साहब ने, शफकत महमूद साहब ने, शीरी मज़ारी साहिबा ने और आज़म सवाती साहब ने इस कमेटी को चेयर किया था, इस कमेटी में शिरकत की थी और उन्होंने जो बड़े फ़ैसले थे उसके मुताबिक नदीम बाबर साहब को जो उस वक़्त हमारे SAPM हैं उनको फोरेंसिक जो जब तक होता है उस वक़्त तक अपने ओहदे से अलहदा कर दिया गया था। अब जो 3 बड़े एक्शंस हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन शामिल हैं, क्रिमिनल एक्शन शामिल है और लेजिस्लेटिव एक्शन शामिल हैं। कमेटी ने उसकी तफसील जो है वो दी है। इसके मुताबिक जिन कंपनीज़ ने 20 दिन का स्टॉक जो कानूनन रखना है वो नहीं रख सकें उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी। इसके साथ उन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जो कि अपना जो तेल की तरसील है वो उन्होंने वक्त के ऊपर नहीं की है। इसके साथ साथ जो बर्थिंग है यानी जो आकर के कराची में जब जहाज़ लगते हैं
तो उस बर्थिंग का जो प्रोसेस है उसको जो मैनिपुलेट किया जाता है, यानी जहाज़ को आप दूर कर खड़ा कर दें और कीमत बढ़ जाए तो फिर वापस ले आएँ, और कीमत ज़्यादा हो तो अपने जहाज़ को पहले लगवा लें, ये सारा जो एक लूटमार मची हुई है इसके ऊपर भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। और उसके बाद ओगरा लॉ जो है उसमें तब्दीलियाँ की जाएंगी ताकि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में और ओगरा में एक बैलेंस जो है वो क्रिएट किया जा सके। इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं इसमें डायरेक्टर जनरल ऑयल जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया था कि उसमें जो ऑफिसर्स मुलव्वस हैं डायरेक्टरेट जनरल के ऑयल के, उनको जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। इस तरह से पोर्ट कासम अथॉरिटी के ऊपर जो लोग हैं उनको रिमूव किया जाएगा। प्रोफेशनल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा टेक्निकल पोजीशंस के ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला जो उन्होंने किया है कि मॉनिटरिंग सेल क्रिएट किया जाए पेट्रोलियम डिवीजन में, ताकि हमारा जो डाटा है वो रिलायबल हो। अभी क्या होता है कि वो पेट्रोलियम कंपनियों से ही पूछते हैं कि आप बताइए कि कितना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो अब उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट एक जो सेल है वो क्रिएट जो है वो किया जाए। इसके साथ लैब्स होनी चाहिए और वो एक तफसीली जिन लोगों को दिलचस्पी होगी पेट्रोलियम से वो जो है वो देख सकते हैं उसको। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जो EVM मशीन्स हैं उनको बहुत सराहा, और उन्होंने ये कहा है कि काबीना को जो समंदर पार पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को इंतखाबी अमल में शिरकत दारी के लिए और हमारे इलेक्शंस को जो EVM के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए इक़दाम करने में तेज़ी करनी चाहिए। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद ये है कि हम एक प्रोसेस क्रिएट कर पाएंगे जिसमें कश्मीर के इलेक्शंस का एक हिस्सा यकीनन हम EVM के ऊपर हमारी कोशिश है कि हम ला सकें। और डॉक्टर बाबर अवान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट्री इस कमेटी के सरबराह हैं और उनके साथ मिल के हम ये एक पूरा जो और मुझे आज बड़ी खुशी है कि स्पीकर साहब की और अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात हुई है और हम चाहते हैं कि ये अमल आगे बढ़े और अपोजिशन इस जो अमल है उसमें शामिल हो, और ताकि हम तमाम जो असम्बली है अपोजिशन और हम मिल करके एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकें इलेक्शंस का जिस पे सबको एतमाद हो। ये ना हो कि हम जीते हैं तो वो कहें कि ये हम नहीं मानते और वो जीते हैं तो हम कहें हम नहीं मानते। सो बजाय इसके कि हम हर वक्त इसी लड़ाई में पड़े रहें, हमने ये पहले भी दावत दी है और फिर हमने दावत देते हैं कि आज आइए आगे बढ़ते हैं। और ये पार्लियामेंट्री कमेटी जो है इसका यही मकसद होगा कि ये तमाम जो पार्लियामेंट के अंदर एक कंसेंसस क्रिएट कर सके इस ज़मन में। सरकारी इदारों के सरबराहान की तैनाती में अब तक की पेशरफ्त के ऊपर ब्रीफिंग दी गई है। काबीना को बताया गया है कि 29 मार्च 2021 तक कुल 94 असामियाँ जो हैं वो खाली हैं। इनमें 33 वो हैं जिनके हवाले से तैनाती का अमल जारी है। 44 ऐसी असामियाँ हैं जहाँ कवानीन में इस्लाहात, इदारे के इंज़माम या किसी दूसरी वजह से तैनातियों में इल्तवा है। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब को ने बड़े अपने तासुफ़ का इजहार किया है, अफसोस का इजहार किया है कि इतनी ज़्यादा असामियाँ जो हैं वो अब तक क्यों खाली हैं, और उन्होंने अगली काबीना मीटिंग में मिनिस्टर्स को और सेक्रेटरीज़ को कहा है कि वो इस हवाले से अपनी जो वजारतें हैं उनका जवाब लेके आएँ कि ये क्यों इतना जो है वो अभी तक इतनी असामियाँ जो हैं वो क्यों खाली हैं। ऑडिट और अकाउंट के जो शोबा है उसमें बहुत बड़ी रिफॉर्म्स इस हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कराई हैं और पहली बार जो हमारा ऑडिट का जो इस वक्त निज़ाम है वो इफ़ेक्टिव शुरू हुआ है। उसमें जो SOEs हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म ये दिया है कि ये SOE की जो स्पेशल कमेटी है कैबिनेट की उसके सामने ये रिपोर्ट जो है वो रखी जाए और इस रिपोर्ट को फिर एक पूरा थॉरली देखा जाए कि कैसे इसमें जो हमारी जो इस वक्त बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो आपको पता है हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ जो हैं उनमें जा रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि उनको देखा जाए कि हम उसको कैसे इस उनके जो ऑडिट का निज़ाम है उसको कैसे बेहतर करें और फिर उसको ठोस सिफारिशात जो हैं वो काबीना के सामने जो है वो लाई जा सके। चेयरमैन PIACL बोर्ड का मामला जो है वो 1 हफ़्ते के लिए पेंडिंग किया गया है। इस तरह बंदरगाहों के चार्जेस में कमी के लिए जो अब तक इक़दाम थे वो भी अली ज़ैदी साहब ने कहा है कि वो आखिरी 1 हफ़्ता उनको चाहिए उसको मुकम्मल करने के लिए, तो उसको एजेंडे को जो है किया गया है। मिसेस किश्वर अहसन को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मेंबर प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन तैनात जो है वो किया गया है। इसी तरह से
काबीना ने मुल्की मुआशी ज़रूरियात के तहत वजारत ख़जाना की जानब से फरवरी 2020 से उठाए जाने वाले माली इक़दाम की मंजूरी देते हुए इन कर्ज़ों पर हुकूमत पाकिस्तान की जानब से टैक्सों के नफाज में छूट देने की भी मंजूरी दी है। मेट्रोपॉलिटन क्लब बिल्डिंग F9 पार्क जो है उसका एजेंडा भी मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि उसके ऊपर मज़ीद थोड़ी बहस चाहिए कि आखिर आप ये देखिए कि किस तरह से नवाज़ शरीफ साहब और उनकी कंपनी ने 2-2.5 अरब रुपए का एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है और अभी तक उसका पता नहीं है कि हमने उसका करना क्या है। ये इस तरह के जो उन्होंने पिछली हुकूमत ने जो पैसे खर्चे हैं वो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हुकूमत के लिए कि किस तरह से इसको जो है वो डील किया जाए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ की साबिका अफसर डॉक्टर फरनाज मलिक को परफॉर्मा प्रमोशन देने की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। इसी तरह से नए चेयरमैन ओवरसीज़ वजारत पाकिस्तान और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को जो है एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन का जो नया चेयरमैन है उसको लगाने का कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि कटास राज को सूबाई जो कंट्रोल है उससे लेके एवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड को दे दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद जो है वो कर दिया गया है। पाकिस्तान स्टील मिल की जो निजकारी है उसकी जानिब एक और बड़ा कदम हुआ है, जबकि काबीना ने पाकिस्तान स्टील मिल की सब्सिडरी कंपनी बनाने की इजाज़त जो है बनाने की मंजूरी जो है वो दे दी है और अब ये जो स्टील मिल की निजकारी है उसको इस अमल से एक तक़वियत मिलेगी और वो आगे बढ़ सकेंगे। रूल्स ऑफ बिज़नेस 1973 में तरामीम की मंजूरी एक हफ़्ते के लिए जो है वो डेफर की गई है। इंजीनियर मकसूद अनवर ख़ान चीफ इंजीनियर ऑपरेशन एंड कमर्शियल पीडो को मेंबर नेपरा खैबर पख्तूनख्वा से तैनात किया गया है। ये खैबर पख्तूनख्वा मुतल्लिका सूबा जो है वो सिफारिश करता है और उसके मुताबिक वफाकी काबीना उसकी मंजूरी जो है वो देती है। एक जो काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 18 मार्च 2021 के इजलास में लिए गए फ़ैसलों की मंजूरी दी गई है। इसमें जो एक अहम फ़ैसला है ख़ुसूसन इस्लामाबाद के लिए वो ये है कि तमाम जो थाने हैं उनको जो फंड्स हैं वो बराह रास्त अब मिलेंगे। पहले ये होता था, आपने देखा होगा कि आप पर्चा कराने जाए तो पता चलता है थाने वाले के पास जो है वो कागज़ पेंसिल के पैसे नहीं है, वो कोई कहता है मुझे पेट्रोल के पैसे जो दे दो। जो पर्चा कराने आया होता है वही बेचारा पहले कागज़ भी लेके आ रहा होता है, वही पेंसिलें भी लेके आ रहा होता है, इसलिए कि उनका जो ख़र्चा या कह लिए कि जो फाइनेंस है वो थानों के पास नहीं होता, वो ऊपर DPO के पास होता है। तो अब हमने ये तब्दीली की है कि थाने को बराह रास्त फंड्स जो हैं वो जाएंगे और SHO और जो मुतल्लिका जो भी अफसर होगा थाने का वो ख़ुद उसको खर्च कर सकेगा। और मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त ये एक रिफॉर्म है और बाकी सूबे भी जो हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर जो है वो काम करें। काबीना ने एक और अहम जो फ़ैसला हुआ है वो ये किया है कि वॉल्टन एयरपोर्ट को डी-नोटिफाई कर दिया गया है। वॉल्टन एयरपोर्ट लाहौर के बिल्कुल वस्त में है और उसकी वजह से एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि जो गुलबर्ग जो लाहौर का दिल है जहाँ सारी कमर्शियल एक्टिविटी होती है वहाँ हाई राइज बिल्डिंग नहीं बन सकती। अब इसको डी-नोटिफाई करने के बाद ये जो पूरा इलाका है गुलबर्ग का ये खुल गया है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो शुरू होने जा रही है। ये वॉल्टन एयरपोर्ट का जो अपना एक ज़मीन है इसको एक बिल्कुल कमर्शियल हब बनाया जा रहा है जहाँ पर तमाम जो है वो तवील कामत बिल्डिंग्स जो हैं वो आएंगी। इसमें जो है पूरा इसको बिज़नेस सेंटर जो है वो क्रिएट होगा क्योंकि ये बिल्कुल दरमियान में है गुलबर्ग के और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या कमर्शियल वैल्यू होगी। जो गुलबर्ग एयरपोर्ट इसकी जो वॉल्टन रोड की ज़मीन के बदले में सिविल एविएशन को लाहौर से बाहर ज़मीन जो है वो पंजाब हुकूमत दे रही है। इसमें सिविल एविएशन और पंजाब हुकूमत आपस में पार्टनरशिप करेंगे इस ज़मीन की डेवलपमेंट के लिए। PTDC बोर्ड की सिफारिश को मद्देनज़र रखते हुए मुस्तकिल मैनेजिंग डायरेक्टर की तैनाती तक आफ्ताबुर रहमान साहब जो हैं वो उनको कहा गया है कि वो जिम्मेदारियां अंजाम दें। ये आज के कुछ क्लिप्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। जी सवालात। लीडर हैं परवेज शौकत साहब, अब्बास कैसे कहेगा कि ना करें। आज हमारे लिए बड़ा एक अफसोसनाक दिन है कि KPK हुकूमत ने सवात प्रेस क्लब के पाबंदी लगा के सील कर दिया और सवात के वो साथी जिन्होंने दहशतगर्दी की जंग में फ़ौज के साथ मिल के बेतहाशा कुर्बानियाँ दी, हमारे बहुत से साथी वहाँ शहीद हुए और ये प्रेस क्लब
पाक फौज ने बना के दिया। देखें आपस में हम साथ हैं सहाफ़ियों के। अब्बास जी, मैं दूसरा सवाल यह है कि आज बड़ा अच्छी बात की कैबिनेट ने, जो ये इंडिया के साथ जो ये वजाहत की बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा था, आज एक और वजाहत भी कर लें। हम रोज़ सुनते हैं मुस्लिम चैनल्स पे मुस्लिम लीग नून के जो मायानाज लीडर हैं वो कहते हैं कि इस हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर दिया। तो वो क्या चीज़ है, क्या सौदा किया और क्या ये किस तरह लोगों को बनाया जा रहा है? ये कश्मीर का सौदा पाकिस्तान में किसी की हिम्मत और जुर्रत ही नहीं है कि वो कर सके, और इमरान खान के होते हुए तो ये मुमकिन ही नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कश्मीरियों का जो लहू है वो हम उसको मुक़द्दस समझते हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक सीसा पिलाई दीवार की तरह हमने कश्मीर के ऊपर जो है वो जंगें लड़ी हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के सियासी क़यादत कश्मीरियों के साथ खड़ी है। सर 10 सेकंड के 2 क्वेश्चन। सर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को देखते हुए ईसीसी ने फैसला किस तरह कर लिया था? वो कंफ्यूज पॉलिसी है, और जरदारी साहब के स्विस अकाउंट्स के खोलने की जो बात है कि 15 साल बाद तो ऐसा कानून है कि वो खाते खोले जा सकते हैं। इसी साथ कर रहे थे सर कि आपने कहा कि इस बारे में बताया, लेकिन जो खाजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन्होंने कहा कि ये मामला डेफर हुआ है। ये मामला डेफर है या बिल्कुल खत्म कर दिया गया है फिलहाल? जी, मैंने आपको ये कहा कि हेल्ड इन अबेंस किया गया है, डेफर कर दिया गया है, क्योंकि ईसीसी का एजेंडा आ जाया नहीं कैबिनेट के पास। जब कैबिनेट के पास आएगा, असल में अब्बास का सवाल जो था उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, हुकूमत के अंदर बहुत मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स कमेटीज़ होती हैं। वो एक्सपर्ट्स कमेटी अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक राय देती है। अब जब कैबिनेट के पास लेकिन मामला आता है, वहाँ पे सियासतदान भी बैठते हैं, वहाँ पे पॉलिटिशियन, वहाँ पे फॉरेन अफेयर्स के लोग भी बैठते हैं, वहाँ पे मईशत के लोग भी बैठते हैं। ईसीसी में अकेले जो हैं वो इकोनॉमिस्ट बैठते हैं, और जो हमारी एक समझिए कि जो मुआशी नुक्ता नज़र से फ़ैसले होते हैं, सियासी नुक्ता नज़र से फ़ैसले नहीं होते। लिहाजा इसीलिए मैंने शुरू में वजाहत की थी कि मीडिया को भी ये पता होना चाहिए कि ईसीसी का फ़ैसला हुकूमत का फ़ैसला नहीं होता, काबीना का फ़ैसला हुकूमत का फ़ैसला होता है। और ये उन्होंने अपनी राय दी है, काबीना की एक अपनी राय है, और अब आगे चल के देख लेंगे जैसे जो है वो कैसे मामला। हाँ, स्विस अकाउंट्स के ऊपर जो क्रिमिनल लॉ में कोई पाबंदी नहीं होती। यहाँ एक सिविल लॉ का कॉन्सेप्ट होता है एस्टॉपल का। सिविल लॉ में आप एक मखसूस अरसे के बाद केस ओपन नहीं कर सकते, लेकिन क्रिमिनल लॉ में एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता। सो जब भी अगर क्रिमिनल क्राइम हुआ है और आपको नई शवाहिद मिले हैं तो वो केस जो है वो खुल सकता है। सर, आप जब नवाज शरीफ यहाँ से बाहर गए तो क्या काबीना में आप उनमें शामिल थे जिन्होंने मुखालफत की? अब एक बार फिर मरियम नवाज खामोश हैं, डॉक्टर अदनान पाकिस्तान आ चुके हैं, तो क्या वो खामोशी और नून लीग के जो रहनुमा हैं उनका मरियम के बाहर जाने का इंदिया देना, क्या काबीना में इस हवाले से डिस्कशन हुई और हुकूमत इस पर क्या फैसला करेगी? अल्लाह खैर ही करे, मरियम नवाज़ की खामोशी को अच्छी बात तो नहीं है, तो लेकिन उम्मीद है कि काबीना इस बार जो है वो हम जैसे लोगों की बात सुन लेगी। नहीं, अभी तो कोई ऐसी डिस्कशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सोफिया है। थैंक यू सो मच। सवाल ये है कि आपने वैक्सीनेशन के हवाले से बात की, थोड़ी सी कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है कि जो रशियन वैक्सीन है क्या वो प्योरली प्राइवेट पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाएगी और सिर्फ चाइनीज़ वैक्सीन होगी जो पाकिस्तान में लोगों को लगाई जाएगी, या उस वैक्सीन को भी सरकारी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए सोफिया, मसला ये है कि अवेलेबल क्या है, जो अवेलेबल है आपने वही मंगाना है ना। ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्राइवेट सेक्टर में मंगा रहे हैं वो तो ज़ाहिर चंद हज़ारों में मंगा रहे हैं, तो वो तो कोई भी मंगा लेंगे या जो अवेलेबल होगी वो मंगा लेंगे। हुकूमत तो लाखों में मंगवा रही है। अभी हमने 3 मिलियन मंगाई है, 30 लाख मंगाई है, अभी तक कुछ 8-10 लाख लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवा भी चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। तो हम जो हुकूमत पाकिस्तान को जो अवेलेबल है, जहाँ से अवेलेबल है वो हम ले रहे हैं। तो सरकारी सतह पर वो इस्तेमाल होगी या नहीं? ये जो प्राइवेट सेक्टर मंगा रहा है ये तो प्राइवेटली बेचेगा ना। हम जो गवर्नमेंट मंगा रही है हम गवर्नमेंट की सतह के ऊपर सर आपने इरफान सॉरी 3-4 दिन से कैबिनेट में कुछ रिशफलिंग होने जा रही है और कुछ 2-3 चीजें भी होंगी बड़ी इंपॉर्टेंट। तो करीम साहब को दोबारा ले लिया जा रहा है, करीम साहब आ रहे हैं, तो आप ये बताएं कि आज कोई फैसला इस बारे में हुआ? देखिए इरफान, देखिए इरफान, इश्यू ये है
कि जो काबीना है उसकी तब्दीली की गुफ्तगू काबीना में तो हो ही नहीं